नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पृथ्वी के प्राणी मात्र के उद्धार के लिए जिस जगह मां गंगा धरती पर अवतरित हुई, उस गंगोत्री में राजनीति भी मां गंगा के आशीर्वाद से ही चलती है। यहां मां गंगा का आशीर्वाद जिस भी विधायक को मिला, उसी की पार्टी ने सूबे में सरकार बनाई है। मां गंगा के मायके गंगोत्री में एक कहावत मशहूर है कि जिस भी राजनीतिक पार्टी ने गंगोत्री सीट जीती, उसकी राज्य में सरकार बनी। ये सिलसिला लंबे समय से चलता आ रहा है। इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी घोषणा करते हुए उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव में गंगोत्री विधानसभा सीट से रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को चुनावी मैदान में उतारा है। ये बात उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कोठियाल की सीट को लेकर फैसला कर लिया है और गंगोत्री, विशेषकर उत्तरकाशी क्षेत्र में कोठियाल ने जिस तरह लोगों की सेवा की है, यहाँ उनका सम्मान और जनाधार है। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ गंगोत्री का राजनीतिक इतिहास भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। अब अगर बात करें उत्तराखंड प्रदेश की, तो 2000 में इस राज्य की स्थापना होने पर 2002 में पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विजयपाल सजवान विधानसभा में पहुंचे तो सरकार कांग्रेस की बनी। जब 2007 में इसी सीट से बीजेपी के गोपाल रावत निर्वाचित हुए तो सरकार भगवा पार्टी की बनी। बहरहाल बीजेपी के विधायक गोपाल रावत के निधन के बाद गंगोत्री विधानसभा सीट रिक्त चल रही है। देखिए, शीर्ष स्तर से विचार मंथन के बाद, विचार विमर्श के बाद हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कर्नल कोठियाल जी को गंगोत्री धाम जैसे पवित्र सीट से उतारा है और ये घोषणा करके पार्टी ने अपने इरादे प्रकट किए हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए अपना एजेंडा कितना महत्वपूर्ण है। जो हम बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की, पलायन रोकने की, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की, आप देख सकते हैं कि वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात करें तो ये इनके नेता बात तो करते हैं पलायन रोकने की, लेकिन इनके नेता खुद पलायन करके शहरों से सुरक्षित सीटें ढूंढ रहे हैं सत्ता पाने के लिए। तो आम आदमी पार्टी बहुत आश्वस्त है उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, देवतुल्य जनता के रुख से। इस बार यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है और नतीजा दिल्ली से भी बेहतर रहेगा। दिल्ली में 17 सीटें थी, यहाँ पे 17 सीटें थी। दिल्ली की जनता ने अपना पूर्ण आशीर्वाद दिया, 67 सीटें दी और मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता वो रिकॉर्ड इस बार। गंगोत्री सीट हमारे भारतीय जनता पार्टी की सीट है और उसको हम पुनः दोबारा जो है भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी जो दिन में सपने देखने का काम कर रही है या दिन में जो सपने देख रही है, वो कार्य, उनका वो सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड की आम जनमानस जानता है कि केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा देने का कार्य किया है, उनको बरगलाने का काम किया है। आप सबको मालूम है, हमारे उत्तराखंड की हर जनमानस को मालूम है कि उन्होंने जब कोरोना काल के दौरान लोगों को भ्रमित कर उनको बॉर्डर पर छोड़ा कि उनके राज्य से उनके गाड़ियां उनको छोड़ने के उनके घर जा रही है, लेकिन उनको बॉर्डर पे छोड़ करके मरने के लिए छोड़ दिया था। उस बात को कोई उत्तराखंडवासी भूल नहीं सकता है और कई ऐसे मामले हैं कि उन्होंने जनता को बरगलाने का काम किया। मिथकों का क्या, लेकिन ये जरूर है कि शायद ये मिथक इस बार भी नहीं टूटेगा, क्योंकि ना कर्नल कोठियाल वहां से जीतेंगे ना उनकी सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगी है। जो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हो जवे, सिर्फ परमिशन है जी सौखी करनी है, बीजेपी कोई लोड़ भी नहीं है, लेकिन जी परमिशन है सौखी हो जाए तो वो सानू बड़ा सौखा हो जाएगा। थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद। ਹੁਣ मैं थोड़ी देर काली बीजेपी वाले भी गए सी, कोई आपस ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ बड़ा ही पवित्र स्थान है, बहुत ही अच्छा मौका है। ये इससे राजनीतिक गल्ला नहीं, प्यार, सद्भावना, आपसी मेल जोल, आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री करतारपुर साहब में संबोधित कर रहे थे, लोगों को संदेश दे रहे थे।
आज करतारपुर साहब पहुंचे हैं पूरी कैबिनेट लेकर, और कॉरिडोर खोलने के बाद ये सबसे बड़ा एक कदम पंजाब सरकार की ओर से उठाया गया। पूरी कैबिनेट आज वहां पर मौजूद है। बात करते हैं उत्तराखंड की गंगोत्री सीट की, जहां से जो जीता सूबे में उसी की सरकार बनी। और ये मिथक 1952 से जयेंद्र सिंह बिष्ट निर्दलीय चुनाव जीते और फिर कांग्रेस में शामिल हुए, तब से चला आ रहा है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। कमलेश रमन कांग्रेस से, नवीन ठाकुर बीजेपी से, उमा सिसोदिया आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। नवीन ठाकुर जी, एक मिथक तो टूट गया कि मुख्यमंत्री हाउस में मुख्यमंत्री रह रहे हैं पूजा पाठ करवा कर। मिथक ये भी चला आ रहा था कि मुख्यमंत्री हाउस में जो रहने जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं रहता, लेकिन ये भी वो उन्होंने मिथक तोड़ा है। लेकिन अब गंगोत्री का मिथक कैसे टूटेगा या नहीं टूटेगा या लगातार चलता रहेगा, ये देखने की बात है। देखिए, गंगोत्री का मिथक जो भी हो वो बरकरार रहे तो भी अच्छा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गंगोत्री सीट जीतने जा रही है। और केवल गंगोत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सीट पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ रही है और हमारे लिए सारी सीट महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर पर पूर्व में और इस बार की हमारे लिए सीट महत्वपूर्ण है और गंगोत्री सीट इस बार भी जीतेगी। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने, और ये मिथक अगर रहता आगे तब भी उमा जी, आम आदमी पार्टी ने तुरुप का इक्का चल दिया है गंगोत्री में कि यहाँ से जीते तो पूरे उत्तराखंड में छा जाएंगे, सरकार बन जाएगी। लेकिन ये जो तुरुप का इक्का है ये तो ठीक है, लेकिन बाकी के पत्ते कितने मजबूत हैं आपके, ये देखने वाली बात है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट को घोषित किया है। जो अब तक कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही पार्टियां जो यहाँ पर लगातार सत्तासीन रही हैं पिछले 20 सालों से, वो दोनों पार्टियां भी पूरा नहीं कर पाई। अभी तक उन्होंने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, ना कांग्रेस ने घोषित किया है अभी और ना ही बीजेपी ने घोषित किया है। तो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट को घोषित किया और उसके बाद मुख्यमंत्री कैंडिडेट को भी उस सीट से घोषित किया जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर जो जीतता है उसकी सरकार पूरे प्रदेश में बनती है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ पूरे ले जाने का हुंकार भर रहे हैं। आप देखिएगा कि हमारी ही सरकार यहाँ पर आने वाली है। जितना कॉन्फिडेंस, और मैं अपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मित्रों को जरूर कहना चाहूंगी कि आप भी जल्दी से जल्दी अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कीजिए और उसको भी घोषित कीजिए जो गंगोत्री सीट पर हमारे कैंडिडेट का मुकाबला करने के लिए आएगा। कमलेश जी, ये 21वीं शताब्दी में ये विकास की धारणाओं के बीच ये रूढ़िवाद कैसा लगता है कि उस सीट पर अगर कोई जीता है तो वही सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा, या वही एक ऐसा मिथक है जो चलता रहेगा। ये सब कुछ आसान है 21वीं शताब्दी में, लोगों के भरोसे लायक है? कमलेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, आवाज मिल रही है। कमलेश जी, 21वीं शताब्दी में ये बातें कैसी लगती हैं? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत ही शिक्षित समाज है, तो इसमें अंधविश्वास की कोई बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मिथक है वहाँ से कि जो भी वहाँ का विधायक जीतता है गंगोत्री से उसी की सरकार बनती है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है, तो इसमें हमें कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। और दूसरा, एक और जो आपने अभी बोला, उमा जी ने बोला कि हमने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कोडियाल जी को इन्होंने बलि का बकरा बना दिया है गंगोत्री विधानसभा में भेज करके, क्योंकि ना ही तो इनकी 70 सीटों में से 34 सीटें आएंगी और ना ही सरकार बनेगी इनकी, क्योंकि कहां तक इन्होंने काम किया है उत्तराखंड के अंदर, ये भी तो बताना पड़ेगा जनता के बीच में जाकर
कि आपने क्या काम किया है यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है कि खाली गंगोत्री सीट आप जीतेंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये कोई जादू की छड़ी तो होगी नहीं। कहीं ना कहीं जनता को विश्वास में लेकर के जनता के विकास के काम भी करने होंगे, जनता को दिखाना भी होगा कि आपका रोड मैप क्या है। खाली गंगोत्री सीट को आपने दांव पे लगा करके कोडियाल जी को बलि का बकरा बनाने का काम किया है। बाकी सीटों पर भी तो आप नजरें घुमानी पड़ेंगी आप पार्टी को। बिल्कुल रमा जी, आप बोलिएगा, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन पहले नवीन ठाकुर बने हुए हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। नवीन ठाकुर जी, ये 21वीं शताब्दी में जो अंधविश्वास है, ये कैसा लगता है आपको? देखिए, ये जो विश्वास करते हैं उनके लिए विश्वास ठीक है, और हम तो काम पे विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दर्जा प्रत्याशी देता है, तो हमने कभी मित्र को लेकर कोई जान, हमारा कहना है कि हम एक सीट पर जीतेंगे। अगर गंगोत्री का मिथक बरकरार रहता है तो हमारा विधायक बन ही रहा है गंगोत्री से। कभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर जो है चुनाव लड़ेगी। और ये आम आदमी पार्टी शायद इस मिथक के भरोसे कर्नल कोठियाल को वहाँ भेजते हैं, तो ये गंगोत्री की जनता भली बात करती है। कर्नल कोठियाल का आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड के लिए क्या योगदान है, कोठियाल का व्यक्तिगत योगदान हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई योगदान नहीं है। अब उन्होंने जो है गलत दल चुन लिया, या गलत दल ने उन्हें खुद में शामिल कर लिया, ये उत्तराखंड की जनता पार्टी को बता दें। जी उमा जी, सबसे पहले तो अपनी बहन का और अपने भाई दोनों का ही मैं जवाब देना चाहूंगी। जो बात मेरी बहन कमलेश रमन जी ने कही है, मैं उसके बाद का मेरे पास सिंपली एक जवाब है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम किसी अंधविश्वास को लेकर गंगोत्री विधानसभा सीट पे अपने प्रत्याशी को नहीं खड़ा कर रहे हैं। कर्नल कोठियाल ने अपने आप ये सीट चुनी है, और उनका जो काम है, अभी जैसे बहन ने बोला कि कर्नल कोठियाल ने कोई काम नहीं किया और उनको बताना पड़ेगा जनता के सामने आकर कि उन्होंने आज तक क्या क्या काम किए हैं, तो मैं उनको जरूर बताना चाहूंगी कि कर्नल कोठियाल ने जो भी काम आज तक उत्तराखंड में किए हैं, ये उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है। वो बात अलग है कि शायद कमलेश जी को उनके कामों के बारे में पता नहीं होगा, हो सकता है वो अपनी पार्टी के कामों में ज्यादा बिजी रही हो, या आप इतने कूपमंडूक हो चुके हैं कि आपको अपनी पार्टी के अलावा कहीं कोई काम दिखाई नहीं देता। तो कर्नल कोठियाल ने अपने जो उनका अपना एक संस्थान रहा है, निम रहा है, और यूथ फाउंडेशन की वो उन्होंने एक संस्था चलाई है, उन्होंने आज तक उसमें उन्होंने बहुत सारे युवाओं को सेना में भर्ती के लिए तैयार किया, और भी तमाम उन्होंने काम किए हैं। तो उन कामों के भरोसे ही कर्नल कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा सीट से अपने मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी का उन्होंने खुद ही चुनाव किया है। इसमें किसी तरह का कोई अंधविश्वास नहीं है। और जो मेरे दूसरे भाई नवीन ठाकुर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत पार्टी चुन लिया, गलत पार्टी ने उनको चुन लिया। तो देखिए, ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एक अपने आप को कहना, अपने दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो आप अपने ख्यालों में खोए रहिए। बीजेपी अपने ख्यालों में बाकी में खोई हुई है, आत्मविश्वास की आप लोग शिकार हैं। 2022 में आने वाला चुनाव आपको जरूर बता देगा कि किसने किस पार्टी को चुना है और जनता ने किसको चुना है। जी कमलेश जी, देखिए, अभी हमारी उमा जी कह रही थी कि उन्होंने इतने काम किए हैं, तो कोई एक काम तो ऐसा होना चाहिए था आपका कोठियाल जी का कि वो गिना सकती हैं उसको। देखिए, क्योंकि उनकी कार्यदायी संस्था है, और उस संस्था के माध्यम से वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के माध्यम से वो सेना में जाते हैं। तो ये तो उनकी कार्यदायी संस्था है, वो तो उनसे अर्निंग करते हैं, उनका काम था वो। उन्होंने कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं किया, क्योंकि उनको बजट मिलता था, वो बजट के तहत उन बच्चों को ट्रेनिंग देकर के सेना में भर्ती करने के लिए भेजते थे। कोई नई चीज तो उन्होंने की नहीं है। तो कोई ऐसा काम जो विकास कार्य किया हो पार्टी में रह करके अभी तक, क्योंकि उनको जब से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है, हमें तो ऐसा नहीं लगा कहीं तक भी कि कोठियाल जी के नाम पर कहीं पर सरकार दिखाई दे रही हो आती हुई। खाली केजरीवाल जी का नाम लेकर के पूरे प्रदेश में चला जा रहा है कि दिल्ली के जैसा मॉडल बना देंगे। तो जैसा दिल्ली ने मॉडल बनाया है कि झूठ बोल करके कि कॉलोनी में क्लिनिक बना देंगे, तो वो उन क्लिनिकों की क्या हालत है ये आप देख सकते हैं, उन स्कूलों की क्या हालत है ये आप देख सकते हैं। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में सरकार की हमेशा पोल खुलने का काम हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। कोरोना काल में इतनी बड़ी जो पोल पट्टी पूरी सरकार की खुली है, चाहे केंद्र की हो और चाहे दिल्ली में बैठी हमारी राज्य की सरकार हो। तो कहीं ना कहीं आपको विकास कार्य जनता को दिखाने पड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव होगा वो वाकई बहुत दिलचस्प होगा। ऐसा नहीं है कि गंगोत्री सीट को लेकर के हम लोग भ्रम में हो जाएं, क्योंकि ये धर्म नगरी है, उत्तराखंड धर्म नगरी से कहलाता है। तो यहाँ पर जब भी कोई चुनाव होता है तो उसका आगाज बहुत अच्छा होता है।
और धर्म नगरी होने के नाते हर सीट महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, कहीं भी हो, गुप्त काशी हो, अन्य जितने भी हमारे जिले आते हैं सब के सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड है ये। और उत्तराखंड में तो हमेशा से जहाँ से भी कोई विधायक बन करके आते हैं उनकी सरकार बनती है। ऐसा नहीं है कि खाली एक विधायक के बनने से यहाँ सरकार बनेगी। 34 का आंकड़ा पार करना पड़ेगा और 34 के आंकड़े में देखना पड़ेगा आप पार्टी को कि वो कैसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कहां से मुख्यमंत्री बना रहे हैं। खाली गंगोत्री सीट पर उन्होंने दांव खेल करके अगर मुख्यमंत्री बन जाता तो ऐसे हर पार्टियां कर सकती थी, तो आपको कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। और रही बात इस समय हमारी भाजपा की, तो भाजपा का तो आप खुद ही देख सकते हैं कि महंगाई से जनता त्रस्त है। उत्तराखंड का पलायन जो अभी तक नहीं रोक सकी हमारी सरकार, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकी हमारी सरकार, यहाँ की फैक्ट्रियां और कंपनियां बंद करने का काम इस सरकार ने किया, तो कैसे होगा इस उत्तराखंड का भला। जो सपने उत्तराखंड की जनता ने देखे थे जब 2000 में हमारा उत्तराखंड बना था, वो सपने तो हमारे पूरे नहीं हो रहे। हमारी सरकार भी रही है वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम होते हैं। सरकार को देखना चाहिए, दुरुस्त करनी चाहिए सारी चीजों को कि गंगोत्री में क्या काम हुआ है, अन्य विधानसभाओं में क्या काम हुआ है। तो विकास के मुद्दे पर जनता अपना विधायक चुनेगी, काम के मुद्दे पर चुनेगी कि सरकारों ने जनता के लिए क्या किया है, युवाओं को क्या दिया है, महिलाओं को क्या दिया है, आपका पलायन रुका है कि नहीं रुका है, पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति हमारी कैसी है, ये आप खुद जानते हैं कि वहाँ से कई कई किलोमीटर चल करके हमारे प्रत्याशियों को जाकर नवीन ठाकुर जी, ये लोकतंत्र के आंगन में काल्पनिकता का शीर्ष है या वास्तविकता का शीर्ष है कि राजनीतिक दलों ने ये तय कर लिया है। निश्चित रूप से तुर्प का इक्का आम आदमी पार्टी के पास बेहतरीन हो सकता है, लेकिन बाकी और जो पत्ते हैं उनको भी तो देखना होगा कि 34 विधायक कैसे जीत के आएंगे। देखिए 34 नहीं, बहुमत के लिए 36 विधायक चाहिए उत्तराखंड में, 70 की विधानसभा है, बहुमत के लिए चाहिए। तो आम आदमी पार्टी का तो ये पार्षद नहीं है कि भविष्य के गर्दन में है, लेकिन हमारी आदरणीय कांग्रेस अभी कुछ नहीं किया भाजपा ने, केंद्र के लेकर केंद्र के इनसे जवाब दे दूं कि आप अपना शासनकाल याद कर लीजिए, का टीका आपको लाने में 20 साल लगते थे। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है। विश्व में 207 देशों में 206 देशों में केवल 7 देशों ने टीका बनाया, उसमें भारत एक है। कांग्रेस तो टीका बनाने तो बहुत दूर की छोड़िए, जो विदेश में टीका बनता था उसे भारत लाने में 20-20 साल लगते थे। ये पोलियो की ड्रॉप 25 करोड़ बच्चों को पिलाने में 20 साल लगा देते थे। आज हमने 100 करोड़ लोगों को प्रथम डोज लगा दिया, 120-22 करोड़ के करीब हम पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड तो उससे 2 कदम आगे है। हमने कहा था कि हम दिसंबर में जी जवाब लेंगे आपसे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार खुशियों की सवारी। हेलो, आपके लिए एक पिकअप है। उत्तराखंड में गूंज रही खुशियों की किलकारी, जच्चा बच्चा की सुरक्षा और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कर रही खुशियों की सवारी। उत्तराखंड का मातृत्व रहे सुरक्षित और खुशहाल, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खुशियों की सवारी योजना की सेवा आरंभ कर दी गई है। खुशियों की सवारी राज्य के सभी जनपदों में मातृत्व शक्ति की सेवा के लिए तैनात है, जिसमें लगभग 126 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 102 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने पर खुशियों की सवारी तुरंत घर पहुंचकर महिलाओं को अस्पताल पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव में सहायता कर रही है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को चिकित्सक के परामर्श के बाद यही खुशियों की सवारी उनके घर के आंगन तक पहुंचाती है। सुरक्षित प्रसव हो, जच्चा बच्चा रहे स्वस्थ और सुरक्षित, इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड सरकार लाई है खुशियों की सवारी। मातृशक्ति को मिल रहा उत्तराखंड सरकार का साथ, उत्तराखंड सरकार की खुशियों की सवारी से मिल रहा मातृशक्ति को लाभ। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम
उमा सिसोदिया जी के पास चलते हैं। उमा जी, पहाड़ के दूर दराज इलाकों में तो अभी आम आदमी पार्टी का झंडा डंडा भी नहीं पहुंचा है उतना, कि आप जिस तरह का दावा कर रहे हैं वो दावा कितना सच नजर आता है आपको? सबसे पहले तो मैं अपनी बहन कमलेश अमन जी से ऐसे इस संक्रमण परेशान हुआ आम आदमी पार्टी के झंडे और डंडों को लेकर हैं कि हमारे 34 विधायक कैसे जीतेंगे और हम सरकार कैसे बनाएंगे। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव कांग्रेस के लिए जरूर है कि वो पहले अपने आप को देखें कि क्या वो इस बार दहाई के अंत तक पहुंच पाएंगे। इस बार तो जनता ने उनको 11 सीटें दी, क्या इस बार वो 11 सीट लेने की स्थिति में भी है? तो सभी अपने सबसे पहले दूसरों के घरों में झांकने से पहले पार्टी को अपने आप में भी देख लेना चाहिए कि वो किस स्थिति में यहाँ पर खड़े हुए हैं। दावे तो कांग्रेस भी बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं कि हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे। और दूसरी बात जो आपने बोली है कि हमारे झंडे और डंडे उठाने वाले लोग पहाड़ों पर नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप हमारा सोशल मीडिया एक बार उठाकर देख लीजिए कि हमारी जो रोजगार यात्राएं चल रही हैं उसमें किस तरीके से लोग वहां पर भारी संख्या में, बड़ी से बड़ी संख्या में वहां पर उतर रहे हैं। और वैसे भी अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा बातें कहने से कोई फायदा है नहीं है, तो आने वाला चुनाव बताएगा तो कि जीत के बताएंगे कि कितना बहुमत आप अर्जित कर रहे हैं। कमलेश जी, कैसे देखते हैं कि ये गंगोत्री सीट से भले ही मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन बाकी सेंटर और फॉरवर्ड जो देखेंगे तो कहीं दिखता नहीं है। फिर कैसे इस मास्टर स्ट्रोक का मतलब निकाला जाए राजनीति में? देखिए, इस मास्टर स्ट्रोक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई औचित्य ही नहीं है कि कोठियाल जी वहाँ से चुनाव लड़े और जीते। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि सजवान जी ने वहाँ जब अपनी कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत काम किए। वो बात अलग है कि वो उस समय हार गए, वो क्योंकि एक अलग से उस समय एक लहर सी चली थी तो सभी लोगों का उस समय हुआ। कांग्रेस ने बहुत काम किया, उसी काम को जनता इस वक्त याद करती है कि जो काम हुए वो कांग्रेस की सरकार में हुए 2012 से लेकर 2017 तक। उस समय सजवान जी ने बेइंतहा काम किया उस क्षेत्र में, और तब से लेकर के आज तक सजवान जी अपने क्षेत्र में बखूबी लोगों के बीच में है। वहाँ की समस्याओं को समय समय पर उठाते हैं, वहाँ के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन सबको उठाने का काम करते हैं। और जो वहाँ से भाजपा के इस समय क्योंकि भाजपा की सरकार है तो उनकी सरकार में रहकर भी वहाँ की जनता की आवाज को उठाने का काम करते हैं। और जितने काम सजवान जी ने किए हैं मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी भी विधायक ने वहाँ से किए होंगे। तो इस बार गंगोत्री से सजवान जी का परचम लहराएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन मैं फिर भी आपको कहना चाहती हूँ कि अंधविश्वास कभी कांग्रेस नहीं करती है, मेहनत पे विश्वास करती है, विकास काम पे विश्वास करती है। क्योंकि सबसे बड़े जो ज्वलंत मुद्दे हैं यहाँ के हमारा पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको कांग्रेस सरकार देखेगी। यहाँ की बेरोजगारी का मुद्दा है कि बेरोजगारों को रोजगार किस तरीके से प्राप्त होगा, क्योंकि 2002 में जब हमारी सरकार आई तो नरेंद्र तिवारी जी ने यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने का काम किया, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, सैलाकुई तक में लगाकर। अब वो सारी इंडस्ट्री हमारी बंद कर दी गई इस समय वर्तमान सरकार ने। तो उन बेरोजगारों को पलायन ना करना पड़े, उनको रोजगार स्थानीय रूप से दिया जाए। जब हरीश रावत जी की सरकार थी उन्होंने ये सारे रोड मैप तैयार किए थे, लेकिन किस्मत से हमारी सरकार नहीं आ पाई। उस वक्त बीजेपी की सरकार आई और उन्होंने इन सारी इंडस्ट्री को बंद करने का काम किया। तो सरकार हमारी जब कांग्रेस की आएगी 2022 में तो इस इंडस्ट्री को वापस सुचारू रूप से करने का काम करेगी, उत्तराखंड में पलायन को रोकने का काम करेगी, महिलाओं की सुरक्षा का काम करेगी, आपका सबसे बड़ा जो यहाँ का जो मुद्दा है बेरोजगारी उसको कम करने का काम करेगी। क्योंकि बेरोजगारी अगर घटेगी जी नवीन जी, मान लीजिए अजय कोठियाल जी एक कद्दावर वहाँ पर उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में बीजेपी कैसे देखती है? भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के दम पर उत्तराखंड के चुनाव में जाएगी। और अभी जैसे आदरणीय कमलेश दीदी कह रही थी कि सजवान जी ने बहुत काम किए, हरीश रावत जी ने रोड मैप बनाए, तो एक हकीकत तो उन्होंने बता दी, हरीश रावत जी ने घर में बैठकर केवल रोड मैप बनाए। अभी ये इतने सारे जो है सवाल यहाँ उठा रहे हैं, आप 10 साल सत्ता में रहे, आपने क्या किया? एक भी मुद्दे पर आपने काम किया? आपने बेरोजगारी पर काम किया? आपने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। हरीश रावत, अच्छा वो टॉप अप वाली कमलेश दीदी वो टॉप अप जो लिया था हरीश रावत जी ने, टीवी में आए थे, उस पर थोड़ा सा बताएंगे? कांग्रेस में टॉप अप वाले नेता है, भाजपा में टॉप के नेता है, तो निश्चित रहिए आप टॉप अप, वो जो टॉप अप वाली थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिएगा। पूरे देश दुनिया ने देखा जो शर्मसार
उत्तराखंड को किया हरीश रावत ने, उस पर बता दीजिएगा। इतने ही काम किए थे तो जनता ने 2-2 विधानसभाओं से हराया हरीश रावत को, और अब तो उनके संगठन में भी हरीश रावत बेरोजगार हो चुके हैं। पंजाब प्रभारी से उनको हटा दिया गया, और जानता है केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है, इसलिए अभी तक उनके 10 बार बोलने पर भी उनको यहाँ की कमान नहीं सौंपी गई, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट मना कर दिया है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर जो है चुनाव में जाएगी, और जो काम हमने किया उत्तराखंड की जनता जानती है। मैं बीच में उत्तराखंड का जो टीकाकरण का अभियान हमारा जो लक्ष्य था, हमने अक्टूबर में पूरा कर लिया। अगर कांग्रेस यहाँ होती दुर्भाग्य तो यहाँ तो टीका आने में जो है 1 साल लगा देते, न जाने जनता का क्या होता। इन लोगों ने तो अपने समय में विदेशों से टीके आयात करने में 20 साल लगा दिए, उसका निर्माण वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देना, उसमें तो कुछ नहीं करते। सड़कों का जाल जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दिखा। ऑल वेदर रोड आप देख लीजिए, आप रेल मार्ग देख लीजिए, आप हवाई कनेक्टिविटी देख लीजिए। कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ? केंद्र सरकार के सहयोग से 1 लाख करोड़ के जो है काम उत्तराखंड में हो रहे हैं। जी बिल्कुल। उमा जी, ये जो उत्तराखंड का पॉलिटिकल ट्रैक है ये आपने बदल दिया है, जिस तरह आपने घोषणाएं की हैं रोजगार को लेके, तमाम चीज़ों को लेके, लेकिन आपको लगता है कि आप उस रफ्तार को पकड़ पाएंगे जो कहीं सत्ता तक पहुंचा देगी आपको? उमा जी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है। उमा जी, ये जो पॉलिटिकल ट्रैक आपने चेंज किया है उत्तराखंड की राजनीति का, तो आपको लगता है कि आप वो रफ्तार पकड़ लेंगे जो सत्ता तक पहुंचा देगी आपको? देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि 2022 उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव है, और पार्टी बहुत सीरियसली इस चुनाव को ले रही है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। एक नॉर्मल सी एक कहावत होती है कि आप पहले चुनाव है हमारा, तो हम इसको लाइटली नहीं ले सकते कि भाई ठीक है लड़ लिए, इस तरह से नहीं है। लगातार हमारे बड़े नेताओं का दौरा यहाँ पर है। अभी मनीष जी कल आए हुए थे 2 दिवसीय दौरे पर। अभी 21 तारीख को केजरीवाल जी हरिद्वार में आ रहे हैं, और राजेंद्र सिंह गौतम जी भी हमारे हरिद्वार के दौरे पर हैं। भगवंत मान सिंह जी आए हैं, और लगातार हमारे जो जितने भी बड़े नेतागण हैं वो लगातार उत्तराखंड में दौरे पर है। तो हम लोग बिल्कुल भी इस चुनाव को आसान नहीं ले रहे हैं, और बिल्कुल भी इस चुनाव को लाइटली नहीं ले रहे हैं। हम सरकार बनाने के लिए यहाँ पर हमारी जद्दोजहद है, और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने सबसे पहले कर्नल कोठियाल जो हमारे मुख्यमंत्री चेहरा हैं उनकी सीट को डिक्लेयर किया है, क्योंकि मीडिया और दूसरे तमाम विपक्षी दल ये आवाज उठाने लगे थे कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा किस सीट से चुनाव लड़ेगा। क्योंकि देखिए, कुछ ना कुछ तो कहने के लिए चाहिए होता है। अगर हम जब तक हमने अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया था तो हमेशा ये क्वेश्चन आता था कि आपका चेहरा कौन होगा, आप किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, क्या आपके पास कोई लीडर है। अब जबकि हमने लीडर घोषित कर दिए हैं, हमने उनकी विधानसभा भी घोषित कर दी है, तो उसके बाद भी अगर क्वेश्चन मार्क है तो मैं समझती हूँ ये कांग्रेस और बीजेपी का जो डर है इस समय, 10-20 साल उत्तराखंड, 21 साल का उत्तराखंड हमारा जवान हो चुका है। 10 साल कांग्रेस, 10 साल बीजेपी ने राज किया, और जिस तरीके से ये दोनों पार्टियों ने पूरे उत्तराखंड को लूटा है, और कुछ विधायक कांग्रेस के बीजेपी में, बीजेपी के कांग्रेस में, यही जो इन्होंने यहाँ पर किया है जो जनता के बीच में, ये दोनों ही पार्टियां अपना विश्वास खो चुकी हैं। और आज जनता के सामने आम आदमी पार्टी के रूप में, कर्नल कोठियाल के रूप में एक विकल्प सामने है। तो मैं समझती हूँ कि 2022 में जनता अपने वोट का जो उनका अधिकार है उसका सही प्रयोग करेगी, और आम आदमी पार्टी को सत्ता के दरवाजे तक लेकर आएगी। जी कमलेश जी, बड़ा एक सवाल सबके जहन में कौंधता होगा कि वो जो कमिटेड वोटर है कांग्रेस का, जो कमिटेड वोटर है बीजेपी का, उसके बीच में एक फ्लैक्चुरेशन है, तो क्या उस फ्लैक्चुरेशन से सरकार बन जाएगी? चूंकि आम आदमी पार्टी बड़ी हाईटेक पार्टी है, हाईटेक तरीके से चुनाव लड़ती है, तो अब कौन सा वोटर है जिनकी उम्मीद है इनको? देखिए, कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है आप पार्टी के पास कि वो छड़ी घुमाएंगे, क्योंकि इस समय विधानसभा के जब चुनाव आएंगे तो जनता आकलन करेगी इस चीज का कि किसने काम किया है और किसने नहीं किया है। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने बहुमुखी विकास किया, और उसको आज जनता याद करती है। उत्तराखंड की जनता जगह जगह पर याद करती है कि उस समय काम हुए और आज काम नहीं हुए। मैं नवीन जी की बात का जवाब देना चाहूंगी, जो अभी नवीन जी ने कहा था कि हरीश रावत जी का, मैं उनको बताना चाहूंगी कि इतनी बड़ी उपलब्धि इस समय बीजेपी की है कि 5 साल के अंदर 3-3 मुख्यमंत्री इस प्रदेश की जनता को थोप दिए गए। नहीं, वो मुख्यमंत्री ने अच्छा काम कीजिए। वो टॉपअप के विषय में पूछा था, बिल्कुल बता दीजिए एक बार, कमलेश जी उनका जवाब दे दीजिए।
बिल्कुल मैं जरूर बता रही हूँ आपको नवीन जी, ये टॉपअप आपको भी बताना पड़ेगा, ढैंचा बीज घोटाला आपको भी बताना पड़ेगा, खनन मित्र आपको भी बताना पड़ेगा, खनन मित्र आपको भी बताना पड़ेगा। और दूसरी बात, इस प्रदेश को कलंकित करने वाले आप नवीन जी, इस प्रदेश को कलंकित करने वाले आपने 2016 में हमारी सरकार को गिराने का महापाप किया। इतना बड़ा कलंक आपने इस प्रदेश की जनता की चलती हुई सरकार को आपने गिराने का काम किया। तो सबसे बड़े तो टॉपअप आप हो गए ना, सबसे बड़े टॉपअप आप हो गए भाई। नवीन जी, टॉपअप वाला टॉपअप का क्या हुआ था? नवीन जी सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत नहीं डालेंगे आप जवाब सुनिए भी ना, जवाब वो देने की कोशिश कर रही हैं, हमको जवाब देने दीजिए। कमलेश जी एक बार इनको बता दीजिए। सुनना नहीं चाहते हैं। अगर नवीन जी में सबसे बड़ी बीजेपी में ये कमी है, रावत की कमियों को ढकने के लिए क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी में सबसे बड़ी कमी ये है कि वो अपनी बातों को, अपनी गलतियों को सुनना ही नहीं चाहते। अगर हमने बहुत अच्छे से सुना, हमने बहुत अच्छे से सुना। अरे आपने तो महापाप किया उस समय कांग्रेस की सरकार को गिराने का, सरकार को गिराने का आपने महापाप किया। उसमें भी तो आप भागीदार थे, उसमें भी तो आप ही भागीदार थे। आप भागीदार हैं उसमें, आप भागीदार हैं क्योंकि आपने किसी भी सरकार को गिराने का महापाप किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, दूसरी बात टॉपअप नहीं बता रहे हैं आप नवीन जी, आप लेकिन कमलेश जी नवीन जी सुनिए, सुनने का मादा रखिए। अगर सुनने का मादा नहीं रख सकते नवीन जी सुनिए, आप ही बोल लीजिए। नवीन जी, कमलेश जी अगर इन्हें पाप लगा होता तो सरकार कैसे बनती इनकी? जनता ने पूर्ण बहुमत 57 विधायक दिए, पूरे उत्तराखंड की जनता ने आशीर्वाद दिया। देखिए नहीं किया था, घर बैठा दिया, 11 रख दिया और फिर भी जो है यहाँ पर चिल्लो चिल्लाट कर रहे हैं। हरीश रावत जी को 2 सीटों से हरा दिया जनता ने। देखिए नवीन जी, आपको मैं बताना चाहती हूँ जितना कलंक आपने लगाया इस प्रदेश के, आपने तो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री जनता पे सौंप दिए हैं। आप ये देखिए, जैसा भी घोटाला आपका है, इतना बड़ा श्रम विभाग का घोटाला आपका है, इतना बड़ा घोटाला आपने किया। कमलेश जी देखिए, एक सवाल आपने कहा कि इन्होंने महापाप किया। अगर इनको पाप लगता तो सरकार कैसे बनती इनकी? जी देखिए, मैं यही बताना चाहती हूँ, नवीन जी सुनेंगे तब तो आगे कोई बताएगा। लेकिन बीजेपी को नवीन जी जवाब सुन लीजिए, आपके टॉपअप का भी जवाब दे दीजिए, बोलने की इनके टॉपअप का भी जवाब दे दीजिए। आप जवाब नहीं दे रही। देखिए षड्यंत्रकारी है बीजेपी, षड्यंत्रकारी है और षड्यंत्र के तहत इन्होंने सरकार बनाई। और इस वक्त 2022 के चुनाव में भाजपा को पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि जो 5 साल में इन्होंने महापाप किया। आप खनन मित्र को मुख्यमंत्री बना देते हैं, खनन प्रेमी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं। रावत ने कराया था, जनता को याद है। देखिए सबसे ज्यादा पट्टे आपने दिए, 2 जगह से हारे थे हरीश रावत। खनन हरिद्वार में हरीश रावत ने कराया था। देखिए जो गलती अगर हम तो जनता ने हमें सजा दी, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा आपकी तरह मानते नहीं है। हम ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि अगर हमने कोई भी गलती करी होगी तो हमें जनता ने सजा दी, हम 11 पे आ गए। लेकिन जब हम 11 पे आए तो प्रदेश की जनता ने देखा कि पूरे 5 साल में भाजपा 0 पे आ गई, कोई विकास का काम नहीं किया, कोई बेरोजगारी का काम नहीं किया। देखिए नवीन जी देखिए, पाप से लेके सजा तक उन्होंने सब स्वीकार किया है। लेकिन अब चुनौती आपके सामने है कि माँ गंगा का आशीर्वाद आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात आशीर्वाद से जुड़ी है। और जैसे आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, तो आप ये कैसे देखते हैं कि जो कमिटेड वोटर है कांग्रेस और बीजेपी का, उसके बीच में से जो फ्लैक्चुएशन है वो कैसे आम आदमी पार्टी के पास पहुंचेगा? नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी इनका अलग मैटर है कि दोनों दल आपस में तय कर ले और दोनों दल मानते हैं मुकाबला तो भाजपा से, तो नंबर 2 नंबर 3 के लिए दोनों दल लड़ रहे हैं। भाजपा 3rd नंबर पे जाएगी नवीन जी, भाजपा 3rd नंबर पे जाएगी। देख लीजिएगा आपके खनन प्रेमी मुख्यमंत्री जी 0 पे जाएंगे। आपके बीच आम आदमी पार्टी को इन्होंने अपने से ऊपर मान लिया।
इन्होंने आम आदमी पार्टी को अपने से ऊपर मान लिया। अभी ये देखो साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी की बी टीम आदमी पार्टी की टीम है, आपने मान लिया। मैं समझ गया, चलो स्वीकार तो किया, बहुत बधाई। आपने स्वीकार किया अपना भ्रष्टाचार, आपने स्वीकार किया कि आम आदमी पार्टी हमारी बी टीम है और वो फर्स्ट वाले स्वीकार कर लिया आपने। बहुत बधाई आपको। खुले मन से स्वीकार किया, बधाई देता हूँ मैं आपको। अरे वाह, आज कांग्रेस करके बात पहले रखेंगे तो बात जनता तक कैसे पहुंचेगी? अपनी गलती मान ली, बिल्कुल। बहुत कमलेश जी, कमलेश जी, नवीन जी, सबसे बेहतर पार्टी है, उसमें से आप भाजपा के लोगों को जुमले बाजी करनी बहुत अच्छी आदत है। कमलेश जी, जैसे उन्होंने दिल्ली में किया, कमलेश जी, नवीन जी, आम आदमी पार्टी में गालियां दे रहे, उसके साथ दिल्ली में सरकार बनाई थी, कल भैया डाल ली जिन्होंने। हरीश रावत ने उत्तराखंड की जनता बच्चा जानती है। हरिद्वार में खनन करवाया, उत्तराखंड का बच्चा जानता है। हरीश रावत ने टॉप अप किया, उत्तराखंड का बच्चा जानता है। हरीश रावत ने भर्ती घोटाला क्या, उत्तराखंड का बच्चा जानता है। दिल्ली चिराग से होगा, कुछ नहीं होगा। उत्तराखंड की जनता ने 11 पे समेट दिया। आप कह रहे हैं लगातार 19 में 2 वर्ष हो गए थे हमको, 5 लोकसभा की सीटें दी जीत के। कांग्रेस को क्या मिला? अंडा, 0। नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस को क्या मिला? 0। पंचायतों के चुनाव हुए, कांग्रेस को क्या मिला? घर बैठा दिया जनता ने। 3 उपचुनाव हुए त्रिशूल जी उत्तराखंड में, लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस 0 अंडा हर चुनाव में। तो उत्तराखंड की जनता बहुत बुद्धिमान जनता है, समझदार जनता है। उन्होंने 17 में भी इनको जो सजा दी, और मुझे लगता है कि 22 में अब तो ये जो है आम आदमी पार्टी को अपनी बी टीम स्वीकार कर चुकी है। यहाँ पे ये अभी तक इनके सारे प्रवक्ता तो मुकाबला भाजपा से मान रहे हैं, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कहीं है नहीं। तो आम आदमी पार्टी को उमा दीदी आप तो धन्यवाद दीजिए कि आपको ये नंबर 1 पे ले आई। ये अपने आप को खुद को 2 पे रख लिया और भाजपा को 3 पे। वो 22 में पता लग जाएगा इनके। आप कोई से प्रवक्ता से पूछ लीजिए, सारे डिबेट उठा के देख लीजिए, इनके सारे प्रवक्ता कह रहे हैं हमारा मुकाबला भाजपा से है, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं। लेकिन आज कमलेश दीदी को मानना पड़ेगा, इन्होंने आम आदमी पार्टी को नंबर 1 पे रख लिया और ये कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। चलो कम से कम इतना तो स्वीकार किया, कांग्रेस का भ्रष्टाचार तो स्वीकार किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं आपको। विशाल हृदय के साथ आपने जो है सारी कमियां स्वीकार की। लेकिन आप बार जो है ढैंचा बीच पे बोल रहे थे, मैं जवाब देता हूं आपको। आपके मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कह चुके हैं कि ढैंचा बीच में ऐसा कुछ नहीं था। जब हरीश सिंह रावत का प्रकरण चल रहा था कि ढैंचा बीच में कुछ था ही नहीं, मैं कैसे गिरफ्तार कर रहा, तो अब क्यों खामखा ढैंचा बीच कर रहे हैं? और हरीश रावत के टॉप अप पे आप एक शब्द नहीं बोली, जिसको देश दुनिया में हरीश रावत जी जो कह रहे थे 25-25 लाख का टॉप अप कर दूंगा, उस पे आपके पास एक शब्द नहीं है। दाएं बाएं बगले झांक रहे हैं, दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं, चिल्लो चिल्लाट में जा रहे हैं। तो पूरे देश के सामने उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली जो घटना हरीश रावत ने की थी, उस पे आप नहीं बोल रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता बोल चुकी है उसमें 17 में, दोनों विधानसभा से हरा के घर बैठा दिया। इसलिए जो है आप 22 पे आ जाइए और आम आदमी पार्टी को जो आप बोल रहे हैं। नवीन जी जवाब ले लीजिए, कमलेश जी का जवाब ले लीजिए, उमा जी भी साथ हैं, जवाब ले लीजिए एक बार। हरीश रावत के टॉप अप पे समय हमें भी उतना ही चाहिए। मैं उम्मीद करूंगी कि नवीन जी बीच में नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। नहीं, दूसरी बार आपने नहीं बोला तो मैं सुनूंगा बिल्कुल। बीजेपी को बीच में बोलने की आदत है, इसलिए नवीन जी चुप रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ना मैं बिल्कुल सुनूंगा। अगर आप हरीश रावत को थोड़ा सा बोल लेंगे तो मैं धैर्य से सुनूंगा। देखिए हरीश रावत जी का तो आपको फोबिया हो चुका है, बुखार चढ़ चुका है हरीश रावत जी से। अगर डर लगता है आपको तो केवल हरीश रावत जी से लगता है। आपके सारे केंद्र के मंत्री हरीश रावत जी से डर के उत्तराखंड में आ रहे हैं, क्योंकि आपने काम कुछ भी नहीं किया, 0 पर हैं आप इस वक्त। आपने विकास कार्य कुछ नहीं करा। अभी आपने सड़कों का बताया कि सड़कों का जाल बिछाया। आप स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून को देख लीजिए, आपने क्या बेड़ा गर्क देहरादून का कर दिया। आपने उत्तराखंड के अंदर देहरादून की चारों तरफ की सड़कें खोद के डाल दी सीवर लाइन के नाम पर। उत्तराखंड का जो पलटन बाजार है, हमारा पलटन बाजार में आपने जो रोड बनाया, आप देख लीजिए परेशान कितने हैं दुकानदार। तो आपने तो बंदर बाट करी है केंद्र के उस पैसे की जो केंद्र ने यहाँ बजट सौंपा था। आप ये देखिए, आप इस समय आपदा आई, आपने आपदा में क्या किया? आपने कोई मुआवजा देने का काम नहीं किया वहां पर, आपने कोई वहां पे व्यवस्था देने का काम नहीं किया, क्योंकि बीजेपी केवल अपने केंद्र के मंत्रियों के जरिए यहाँ चुनाव जीतना चाहती है। और हरीश रावत का फोबिया है, छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक बीजेपी में फोबिया है हरीश रावत जी का। अगर डर लगता है तो केवल और केवल हरीश रावत जी से। कमलेश जी जवाब ले लेते हैं जी। नवीन जी, हरीश रावत जी के फोबिया की बात कर रहे हैं ना,
जी। हरीश रावत जी 6 महीने पहले शायद ध्यान नहीं दे रहे कमलेश दीदी को, मोदी के नाम से कितना घबरा हुए थे। उन्होंने अपने आला कमान से कहा कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए, नहीं तो भाजपा का मुकाबला हम नहीं कर सकते। तो इनको तो पता ही है। दूसरा जो है, ये देश दुनिया के यहाँ पे बातें कर रही हैं। हरीश रावत जी खुद को सीएम का चेहरा घोषित करवाने के लिए कितने जद्दोजहद कर रहे हैं। एक तरफ वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए, एक तरफ वो फिर बाबा केदार के यहाँ जाके मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए। फिर ये कह रहे हैं कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, अरे भैया आप भी राहुल बाबा को बुलाओ ना, वो कहीं बैंकॉक में छुट्टियां मना रहे हैं, कहाँ है, हमें तो दर्शन कराओ। इनके केंद्रीय नेतृत्व को पता है त्रिशूल जी कि उत्तराखंड में कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला, ये 11 सीटें भी जीत पाए तो मुश्किल है। इसलिए इनका केंद्रीय नेतृत्व अपने ऊपर जो है ठीकरा हार का फोड़ना नहीं चाहता। उत्तराखंड कांग्रेस को उत्तराखंड के भरोसे छोड़ दिया है और इनके केंद्रीय नेतृत्व से इनको कोई मदद नहीं मिल रही है। इसलिए हरीश रावत जी अकेले जंग में जो है जूझ रहे हैं, और ये हरीश रावत जी अपने लोगों से नहीं पार पा रहे हैं तो भाजपा से क्या पार पाएंगे। कमलेश जी बता दें उन्हें, क्यों नहीं आप सीएम का चेहरा घोषित कर रहे हैं। हमने अपना सीएम घोषित कर दिया। उमा जी के पास हम आएंगे। ये हिम्मत करें ना, हरीश रावत को सीएम का चेहरा घोषित करें, जो बेचारे लगातार पिछले 6 महीने से। नवीन जी, उमा सिसोदिया जी, अगर अजय कोठियाल, मान लीजिए आप राज्य में जीत जाते हैं और अजय कोठियाल वहां से चुनाव हार जाते हैं, तो फिर इस आशीर्वाद को कैसे लेंगे आप? बहुत ही अजीब सा आपका ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी नहीं दे सकती, क्योंकि ये प्रश्न का जो उत्तर है वो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। बहुत खुश हो गई हैं कि भले अजय कोठियाल हार जाएं लेकिन आम आदमी पार्टी जीत जाए। नहीं, मैं ये प्रश्न का जो उत्तर है ये लाइव पे दिख नहीं पा रहा है, लाइव पे दिख नहीं पा रहा है, लेकिन आप हो सकता है आप ये भी तो कहिए ना, त्रिशूल जी कहिए ना कि हम छुपा हुआ है। कमलेश जी देखिए, विधायक हमारे दिल्ली में जीते, हम तो इतने आशावादी इस समय हैं, इसलिए ये तो कोई क्वेश्चन ही बहुत अजीब सा हो गया आपका। आशावादी नहीं है। देखिए उत्तराखंड में आप आशावादी नहीं है, आप उत्तराखंड में प्रयोगवादी हैं, और प्रयोगवाद में कट्टरपंथ, चरमपंथ, नरमपंथ होता है, उसमें आप कट्टरपंथी होकर सोच रहे हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में जब हमारा 2013 का चुनाव लड़ा गया था, तब भी कांग्रेस और बीजेपी ने यही बोला था कि क्या इन लोगों को 70 कैंडिडेट मिलेंगे चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद जो हुआ वो सबको पता है। नवीन ठाकुर जी, कमलेश जी दोनों से जवाब लेंगे। जो इन्होंने कहा कि भविष्य के गर्भ में, और जिस तरह का एक कहीं रहस्यमय एक बयान दिया, तो ये ईमानदारी लोकतंत्र में कितनी जायज है? कमलेश जी आपसे। देखिए, क्योंकि उमा जी जानती है बिल्कुल, इसीलिए वो इतना अच्छा मुस्कुराई, इतना अच्छा उनको लगा, क्योंकि उनको पता है कि कोठियाल जी नहीं जीत रहे हैं, वहाँ से विजय पाल सजवाण जी हमारे विधायक बनने जा रहे हैं, उनको मालूम है। और दूसरी बात, मैं नवीन जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि जब उनके अमित शाह जी यहाँ आते हैं 2 घंटे की मीटिंग में पूरे 1 घंटे तक वो हरीश रावत जी का नाम लेते हैं। नड्डा जी यहाँ आते हैं सर, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। हरीश रावत जी एकमात्र आपके जो नेता है उन्हें कह लीजिए, आपकी जो कांग्रेस है वो इतनी ज्यादा गुटों में बटी हुई है। बहन, मेरा आपको सुझाव है, पहले उन सब गुटों को एक साथ बिठाकर मिठाई खिलाइए ताकि वो इकट्ठे तो हो। आपके हक की बात हो चुकी है, अब सुन लीजिए। आप अपनी कांग्रेस को संभालिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके बहुत खूबसूरत होर्डिंग लगे हुए हैं, जगह जगह लड़की है, लड़ सकती है, और एक महिला के रूप में आपको जरूर बधाई देना चाहूंगा। पार्टी आपको टिकट और आप विधायक बने। उमा जी अब सुन लीजिए कमलेश जी। नवीन ठाकुर, जो ये बयान था इनका कि अगर अजय कोठियाल चुनाव हार जाएं और बाकी आम आदमी पार्टी जीत जाए, तो इन्होंने बड़ा उसको रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा कि ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो ये लोकतंत्र के प्रति कितनी ईमानदारी है आम आदमी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी भी भली भांति जानती है कि उनका पहला प्रयोग उत्तराखंड में है, और अभी एक उमा दीदी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि उत्तराखंड की जनता ईमानदार लोगों को चुने और काम करने वाले लोगों को चुने। सेम ऐसी ही बात जो है अरविंद केजरीवाल ने 3 महीने पहले गांधीनगर के जब नगर पालिका के चुनाव थे वहां पर कही थी। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के लोगों से, गांधीनगर के लोगों से कहा कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के व्यक्ति को जिता दीजिए, मैं आपसे केवल इतना निवेदन करने आया हूं कि ईमानदार आदमी को जिता दीजिए, सत्यनिष्ठ आदमी को जिता दीजिए,
जो आपको ईमानदार लगे उसको जिता दीजिए। और गुजरात की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने जो है 44 सीटों में 41 में भाजपा को जिता दिया, 2 में जो है आम आदमी पार्टी और 1 में कांग्रेस। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही जो है यहाँ पे भी अपील करें तो वही नतीजे यहाँ पर भी आने वाले हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी एक दूसरे को जो है यहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं। 2013 में भी सबने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी जो लंबा चौड़ा थैला लेके शीला दीक्षित के खिलाफ सबूतों का घूमते थे कि शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा, वो अरविंद केजरीवाल सबसे पहले उमा जी आपका जवाब लेंगे, लेकिन पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿੰਦਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਸਕੂਲ? ਯਾਰ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਵਾਕ ਨੂੰ? ਨਾ ਨਾ, ਆ ਕਾਕੇ ਤੋਂ ਪੈਂਚਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਡੀਸੀ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਪੁੱਤ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ। ਉਹ ਨਾ ਨਾ, ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੰਬੂਗੜ੍ਹ ਤੇ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਈ, ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਫੂਕਣਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ? ਉਹ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਮੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੀ, 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਘਟਾਤੇ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਖਰਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਦੋਬਦੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਕੂਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੈ ਸਹੀ ਰਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? फैसला था ना तेरा भी सही है चाचा। वाह वाह मेरा। जनता दा बोझ घटावांगे, मिल के सरकार चलावांगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन ठाकुर जी के पास चलते हैं। नवीन ठाकुर, उमा सिसोदिया ने जो बयान दिया है, अगर ये कहीं अजय कोठियाल सुन लेंगे तो उन्हें राजनीति का आत्मबोध हो जाएगा कि राजनीति कैसी है। मेरा सबसे पहले तो प्रति प्रश्न एंकर महोदय आपसे है। आप इस तरह का जंक्शन लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीत जाएगी और कर्नल कोठियाल हार जाएंगे, तो पहले तो आपने जिस तरह जवाब दिया, भविष्य की जानकारी आपको मिली है। आप अगर आप वाकई में भविष्य वक्ता हैं तो मैं समझती हूँ मैं बहुत बड़े भविष्य वक्ता से इस समय बात कर रही हूँ। आपसे जो सवाल किया था उसका आपने जिस रहस्य से जवाब दिया है, ये संदेह के घेरे में आ जाता है। भाई आप ये समझिए, आप जिस व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, सत्ता में आने को लेकर आप उसी व्यक्ति पर संदेह प्रकट करने लगते हैं। हम क्यों संदेह प्रकट करेंगे भाई? ये क्वेश्चन तो आपने किया है। मैंने कहा भाई भविष्य के गर्भ में है, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भविष्य के गर्भ में है कि कौन जीता कौन हारा क्या हुआ, अभी से मैं इसका जंक्शन नहीं दे सकती। जवाब ले लेते हैं। कमलेश जी, जो जवाब मांगा था उस जवाब के मायने क्या है? अभी क्योंकि अभी जैसा कि आपने भी कहा था कि प्रयोगशाला है अभी आप पार्टी, अभी वो प्रयोग कर रहे हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि उमा जी ने जो जवाब दिया है वो क्योंकि इस बात को अभी जानती है कि अभी हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है, और इसीलिए उन्होंने जवाब दिया कि मेहनत अभी हमारी और बाकी है।
क्योंकि बाकी ये बात सच है कि अगर हम भविष्य की बातों को जान लेंगे तो शायद हम इंसान नहीं भगवान बन जाएंगे। तो ये तो जब चुनाव होगा उसमें पता चलेगा हकीकत में कि क्या सही है क्या गलत है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। देखिए काम को सलाम करती है जनता, जब जो काम करता है उसी को वोट देने का काम करती है। अगर कोटियाल जी ने काम किया होगा तो जनता उनको वोट देगी, सजवान जी ने वहाँ पर काम किया होगा तो सजवान जी को देगी, और क्योंकि भाजपा ने अगर काम किया होगा तो भाजपा को देगी। ये तो जनता के हाथ में है। और जहाँ तक जी ने जो जवाब दिया, ये आपने राजनीति में बहुत साफ गोई से बात रखी। नवीन ठाकुर जी कैसे देखते हैं इसको? नवीन ठाकुर जी आवाज मिल पा रही है आपको? जो गंगोत्री की सीट की जीत है उसको कैसे देखते हैं? देखिए मैंने कहा समझदार है, वो विकास के मुद्दे पर वोट करेगी और 2022 में सबको पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से भारी बहुमत से जीत रहा है। तो निश्चित रहिए 2022 में गंगोत्री भी भाजपा जीतेगी और सरकार भी भाजपा की बनेगी। उत्तराखंड की जनता जानती है कि 4.5 पौने 5 साल विकास किसने किया। जनता ने इनको 17 में जवाब दे दिया और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के काम लगातार किए उसका जवाब भी जनता लगातार वोट के माध्यम से देती आ रही है। आप सारे चुनाव देख लीजिए, उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद स्नेह दिया। चाहे उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, पालिकाओं के चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो, तो उत्तराखंड की जनता लगातार अपना स्नेह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। 2022 में निश्चित तौर पर भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। हमारे युवा मुख्यमंत्री लगातार आप देखिए किस प्रकार जो है विकास के काम में जुटे हुए हैं और आए दिन जो है मुख्यमंत्री जी युवाओं के लिए लगातार नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। अभी 24,000 रिक्त पदों पर मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी वो सारी जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। युवाओं को जो कोरोना काल की वजह से 1 वर्ष की देरी हुई थी तो समूह घ और ख में 1 वर्ष की आयु छूट दी गई है। युवाओं को 2022 मार्च तक चाहे वो किसी भी उसमें आवेदन करेंगे विभाग में, उनको कोई भी किसी भी तरह का आवेदन शुल्क नहीं देना है। तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा लगातार जो है युवाओं के लिए अब जो अक्टूबर सितंबर में जो बेरोजगारी दर थी वो अक्टूबर में घटकर 4.1 रह गई, सितंबर में 6.2 थी। तो आप देखिए पुष्कर सिंह जी धामी द्वारा। ठाकुर जी, कमलेश जी कुछ कहना चाह रही है। जी कमलेश जी। हाँ जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी नवीन जी ने कहा कि हमारे युवा मुख्यमंत्री, तो हम जो 3 मुख्यमंत्री बदले गए उत्तराखंड पे थोपे गए, क्या उन्होंने काम नहीं किया था जो बार बार मुख्यमंत्री बदलने का काम किया? पहला तो मेरा ये सवाल। दूसरा, इन्होंने कहा कि 1% हमारी बेरोजगारी घट के नीचे आ गई। आप ये बताइए 2% पे हमने छोड़ी, 9.5% पे इन्होंने बेरोजगारी दर इस समय उत्तराखंड में ला दी। आपने वादा किया था 2017 में उत्तराखंड की जनता से कि बेरोजगारी कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, उत्तराखंड का पलायन कम करेंगे। इन सारे मुद्दों पर आपने क्या काम किया ये भी तो आपको जनता को बताना पड़ेगा। और दूसरी बात, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। आपका जो झूठ था वो जनता के सामने आ चुका है। आपकी जो जुमलेबाजी थी केंद्र से लेकर राज्य तक वो जनता के सामने आ चुकी है। तो अब आपको काम के बलबूते पे आना पड़ेगा जनता के सामने। आपके पास जवाब नहीं है और इसीलिए आपके सेंटर के नेता आते हैं और यहाँ पर केंद्र की नीतियों को बता करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर। उत्तराखंड में आपने क्या किया ये आपको बताना पड़ेगा। आप भी बुला लीजिए ना सेंटर से। अरे राहुल बाबा को बुला लीजिए एक बार, राहुल बाबा को एक बार बुला लीजिए ना। राहुल बाबा को क्यों नहीं बुला रहे हैं सेंटर में? अपने जो है आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को बुला लीजिए, जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की आपकी अध्यक्ष सोनिया गांधी है, एक बार उनको तो बुला लीजिए। नहीं कराई यूपीएससी की एक बार भी परीक्षाएं नहीं कराई। उपनर हड़ताल पे, आंगनबाड़ी हड़ताल पे, आशा हड़ताल पे, तमाम जितने कर्मचारी हैं सचिवालय से लेकर लोक निर्माण विभाग, नगर निगम से तमाम कर्मचारी हड़ताल पर है। तो आपने अगर अच्छे काम किए हैं तो इस समय लास्ट जब आपका 2 महीने बाद हमारा चुनाव आने वाला है तो आपके जो लोग हैं, आपके जो कर्मचारी है वो हड़ताल पे क्यों है? उनको तो खुश होना चाहिए था कि 5 साल में बहुत अच्छा काम हुआ। आपने केवल और केवल मुख्यमंत्री थोपे हैं इस उत्तराखंड के ऊपर। आपने प्रत्येक मुख्यमंत्री को अगर अच्छा काम किया था देवेंद्र जी ने तो तीरथ को क्यों लाए, और तीरथ ने अच्छा काम किया था तो खनन प्रेमी पुष्कर धामी जी को क्यों लेकर के आए, जिसको आप युवा कह करके उत्तराखंड में चढ़ा रहे हैं? आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना जनता को। नवीन जी जवाब दे रहे हैं, आप ले लीजिए जवाब। जी।
मुख्यमंत्री आपने कैप्टन अमरिंदर को क्यों बदला? उसका जवाब देंगे आप? देखिए, एक बात क्यों बदला? उसका जवाब नहीं इनके पास है। वो उसमें मुस्कुरा कर हंस कर बात नहीं बनेगी। और कृष्ण जी मजे की बात देखिए कि हमने 3 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन विकास का पहिया नहीं होगा उत्तराखंड में। हमने मुख्यमंत्री बदले, लेकिन विकास का पहिया रुका है। सुन लीजिए ना, विकास का पहिया रुका होता तो धीरे धीरे मुख्यमंत्री बने थे, एक उपचुनाव हुआ, उत्तराखंड की जनता ने तो हमें आशीर्वाद दिया। अब आप उत्तराखंड की जनता के जनमत को नकारने का काम करेंगे तो ये आप जाने, आप तो जनता के जनमत को नकारने का काम करते हैं यहाँ पर बैठ के, इसलिए तो जनता आपको नकार देती है। आप बार बार जो है हमारे केंद्रीय नेताओं को बोल रहे हैं, अरे भैया हम तो आग्रह कर रहे हैं, आप बुलाइए ना राहुल बाबा को, कम से कम वो एक आदमी जो है यहाँ पर भी आविष्कार के बारे में बता देंगे। अरे आपके दाढ़ी वाले बाबा जी फिर दोबारा छड़ी नहीं घुमाने वाले, आपके दाढ़ी वाले बाबा की छड़ी नहीं घूमेगी। अब आप चिंता ना करिए, आप चिंता ना करिए, दाढ़ी वाले बाबा की छड़ी नहीं घूमने वाली है। अब आप छड़ी नहीं घूमने वाली है, राहुल जी का ही जलवा रहेगा, आप देख लीजिएगा। राहुल बाबा का जलवा बहुत बहुत बिल्कुल उमा सिसोदिया जी, नवीन ठाकुर जी, कमलेश रमन जी, आप तीनों का डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 21 साल में उत्तराखंड ने 11 मुख्यमंत्री देखे हैं और एक स्थायी मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिले, उत्तराखंड के विकास की रफ्तार बढ़े, यही जनता की आकांक्षा है लोकतंत्र से। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।